Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 12 February 2022 and today's important points for upcoming nursing recruitment or jobs exams are: first point, nursing care plan should be made according to the priorities of patient's problem. पेशेंट को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या प्रायोरिटी है इस प्रॉब्लम के अंदर, इस चीज को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग केयर प्लान तैयार करना चाहिए। नर्सिंग केयर प्लान तैयार करने का मतलब है उन सभी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना जो कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को बेहतर करने में आवश्यक हैं और उसे सीरीज वाइज या सीरियल वाइज कंप्लीट करवाना। पॉइंट नंबर 2, नर्सिंग केयर प्लान फैसिलिटेट्स personalized care and promotes scientific nursing practice। नर्सिंग केयर प्लान के द्वारा हम पर्सनलाइज्ड केयर फैसिलिटीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, बेहतर तरह से परफॉर्म करवाते हैं, जबकि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम साइंटिफिक तरीके से पेशेंट को कंप्लीट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 3, the classic symptoms of meningitis are neck rigidity, severe headache and fever। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को 3 लेयर्स कवर करके रखती हैं। इन लेयर्स को आप मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को आप ड्यूरा मैटर कहते हैं, उससे अंदर वाली को एरेक्नोइड मैटर और सबसे अंदर वाली को पाइया मैटर के नाम से जानते हैं। इन तीनों लेयर्स में से किसी भी लेयर में यदि इन्फेक्शन हो जाए और इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन मेनिंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। मेनिंजाइटिस कंडीशन के अंदर पर्सन के अंदर नेक रिजिडिटी यानी उसकी गर्दन का अकड़ना, सीवियर हेडेक और फीवर जैसी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखी जाती हैं और इन तीनों फाइंडिंग्स को ही हम क्लासिक सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, किसी भी शब्द के पीछे यदि आपको आइटिस शब्द लगा दिखे तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आइटिस एक सुफिक्स है जो कि इन्फ्लामेशन को बताता है। पॉइंट नंबर 4, अ हाई फैट डाइट इज एसोसिएटेड विथ कॉलोन कैंसर। अगर कोई पर्सन लंबे समय तक हाई फैट डाइट लेता है तो उसके अंदर कॉलोन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉलोन कैंसर मीन्स इंटेस्टाइन्स का कैंसर। पॉइंट नंबर 5, बिनाइन ट्यूमर्स आर एनकैप्सुलेटेड एनक्लोज्ड एंड स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स। देखिएगा, ट्यूमर्स में हम 2 प्रकार से डिविजन्स देखते हैं। पहला होता है बिनाइन ट्यूमर्स और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं मोस्ट सीरियस टाइप के ट्यूमर्स माने जाते हैं और ये ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो किसी भी मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर के अंदर लिमिटेड नहीं रहते, ये पूरे शरीर में लगातार फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसीलिए इन्हें मोस्ट डेंजरस टाइप का ट्यूमर माना जाता है। वहीं पर जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो किसी एक निश्चित कैप्सूल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड रहते हैं और ये बहुत ही धीरे धीरे फैलने वाली ट्यूमर्स होते हैं। सर्जरी के द्वारा इस प्रकार के ट्यूमर को हम पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन से रिमूव कर सकते हैं और इसमें रिकरेंस बहुत ही कम देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, a high protein, high caloric diet is recommended for the patient with cystic fibrosis।
सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को आपको हमेशा हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी वाली डाइट देनी चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन विदाउट फूड इनटेक कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पर्सन के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है तो आप बताएंगे 70 से 110 mg/dl। अगर मान लीजिए कोई पर्सन बिना फूड इनटेक के अल्कोहल इनटेक कर रहा है तो उसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन डेवलप हो सकती है, यानी उसकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, प्रेसबाइक्यूसिस इज एन एज एसोसिएटेड हियरिंग लॉस। प्रेसबाइक्यूसिस जो है एक ऐसी टर्म है जो कि ओल्ड एज में होने वाले हियरिंग लॉस को डिनोट करती है। पॉइंट नंबर 9, पैरालाइटिक इलियस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज टेम्परेरी सिसेशन ऑफ इंटेस्टाइनल मूवमेंट। देखिएगा, पैरालाइटिक इलियस एक ऐसी कंडीशन है जो कि जनरली सर्जरी के बाद देखी जाती है, ऑपरेशंस के बाद देखी जाती है। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स नहीं होती, एब्सेंट हो जाती हैं। इसी कंडीशन को हम पैरालाइटिक इलियस के नाम से जानते हैं। In this condition, patient should be maintained NPO until the normal bound sound returns। देखिएगा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम्स में अक्सर देखा जाता है, पूछा जाता है। जब भी पेशेंट का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, उस दौरान पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट्स दिए जाते हैं और इन एनेस्थेटिक एजेंट्स के कारण पर्सन अपनी कॉन्शियसनेस को कुछ समय के लिए खो देता है। इन एनेस्थेटिक एजेंट्स के कारण पर्सन के अंदर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाते हैं, बाउल मूवमेंट या बाउल साउंड एब्सेंट हो जाती है। अगर बाउल साउंड एब्सेंट है तो इस कंडीशन को हमने पैरालाइटिक इलियस कंडीशन कहा, और ये कंडीशन जब तक पेशेंट में रहती है तब तक हम इस पेशेंट को माउथ से कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देते। पेशेंट में सर्जरी के बाद जब सबसे पहली बार कुछ खाने के लिए दिया जाता है तो हमारी कोशिश रहती है कि वो जनरली क्लियर लिक्विड हो, यानी हम वाटर से शुरुआत करते हैं। पेशेंट के अंदर सर्जरी के बाद वाटर देने से पहले आप चेक करेंगे कि कहीं पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट तो नहीं है। गैग रिफ्लेक्स के आने के बाद ही आप उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके पानी देना शुरू करेंगे और पेशेंट में एब्डोमिनल साउंड को असेस करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे। जब बाउल साउंड रिटर्न हो जाएंगे तब पेशेंट को सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड सब्सटेंस इनटेक के लिए अलाउ किया जाएगा। याद रखिएगा, गैग रिफ्लेक्स जब तक नहीं आ जाते सर्जरी के बाद तब तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है, और जब तक बाउल साउंड रिटर्न नहीं हो जाते तब तक पेशेंट को सॉलिड फूड सब्सटेंस नहीं देना है। पॉइंट नंबर 10, ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर स्प्रेड। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि किसी पर्सन के अंदर कैंसर के मेटास्टेसिस या स्प्रेड होने का सबसे मोस्ट कॉमन रूट क्या है, तो आप बताएंगे ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस, यानी पर्सन की बॉडी में जिस जगह पर कैंसर है वहाँ की सेल्स सबसे ज़्यादा ब्लड के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचकर वहाँ भी कैंसर कॉज करती हैं। पॉइंट नंबर 11, हाई फाइबर रिच डाइट इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विथ कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत होती है उन्हें हमेशा हम हाई फाइबर डाइट देते हैं। ऐसी डाइट जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, ऐसी डाइट रिकमेंड की जाती हैं।
पेनफुल सेक्सुअल एक्ट इज टर्म्ड एज डिस्पैरेन्यूया। अगर किसी वुमेन को इंटरकोर्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन होता है तो इस कंडीशन को हम डिस्पैरेन्यूविया के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 13, perinatal mortality rate is defined as total number of intrauterine deaths after 28 weeks of gestation plus death within 7 days after birth in a year over per thousand live births in the same year. पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट का मतलब है 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी से लेकर जन्म के 7 दिनों तक इस पूरे पीरियड के दौरान 1000 लाइव बर्थ में से कितने बच्चों की डेथ हुई है, इसे आप पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट के नाम से जानते हैं। 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी से लेकर जन्म के 7 दिनों तक एक साल में कितने बच्चों की डेथ हुई है 1000 लाइव बर्थ पे, इसे आप पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 14, फॉलोइंग आर द हाई रिस्क नियोनेट्स। ये उन बच्चों की लिस्ट है या उन कंडीशंस की लिस्ट है जिनके होने पर बच्चों के सरवाइव कर पाने की संभावना बहुत ही कम होती है। सबसे पहले आता है बर्थ वेट लेस देन 2000 ग्राम्स। जिन बच्चों का वजन 2000 ग्राम से कम होता है, 2 किलो से कम होता है, उन बच्चों में सर्वाइवल रेट कम देखी जाती है। नॉर्मली हम जानते हैं बर्थ वेट 2.5 से 3.5 केजी के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट आता है गैस्टेशनल एज लेस देन 36 वीक्स। अगर बच्चे का जन्म 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले ही हो गया हो तो इन बच्चों के सर्वाइवल की जो संभावना है वो कम होती है। बच्चे का जन्म नॉर्मली 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स की प्रेगनेंसी के बीच होना चाहिए। इसे हम टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। सीवियर बर्थ एस्पाइक्सिया। अगर किसी बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं है तो जन्म लेने के बाद उनमें एस्पाइक्सिया यानी रेस्पिरेशन डिफिकल्टी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है और इसके होने पर बच्चों के सरवाइव कर पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपगार स्कोर 3 और लेस। जन्म के बाद 1 और 5 मिनट पर बच्चे का कंप्लीट असेसमेंट किया जाता है, उसे हम अपगार स्कोर के नाम से जानते हैं। अगर अपगार स्कोर 3 या इससे कम आता है तो यहाँ पर बच्चे की सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होती है। ग्रॉस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। अगर बच्चे में किसी प्रकार की जन्मजात विकृति है, उसके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं तो उनमें भी डेथ की संभावना बढ़ जाती है। अगर बच्चे को रेस्पिरेशन रिलेटेड डिस्ट्रेस है तो भी उसके सरवाइव कर पाने की संभावना कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 15, इन अ प्री टर्म बेबी sutures are widely separated and fontanelles are large। प्री टर्म बेबी का मतलब है 37 वीक की प्रेगनेंसी से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना। इन प्री टर्म बेबीज के अंदर जो स्कल एरिया के सूचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं और इनके जो fontanelles हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुले या लार्ज देखे जाते हैं। Point number 16, there are 2 components of kangaroo mother care. First is skin to skin contact and second is exclusive breastfeeding।
कंगारू मदर केयर के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स माने जाते हैं। सबसे पहला है बच्चे और मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट, और दूसरा आता है सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग। पॉइंट नंबर 17, teratogzoospermia. It is defined as a condition in which more than 70% sperms in semen are morphological abnormal. टेराटोजूस्पर्मिया। टेराटोजूस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सीमेन में 70% से ज़्यादा जो स्पर्म्स हैं वो एबनॉर्मल हों। नेक्स्ट पॉइंट, asthenozoospermia. It is defined as a condition in which more than 50% of sperms are unable to move. अगर सीमेन में 50% से ज़्यादा स्पर्म मूव नहीं कर पा रहे हैं तो इस सिचुएशन को आप एस्थेनोजूस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 19, necrozoospermia. It is defined as a condition in which sperms are motionless or dead. सीमेन में मौजूद स्पर्म्स यदि मोशनलेस हों या डेड हों तो इस कंडीशन को आप नेक्रोजूस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 20, hysteroscope. It is an instrument which is used for visualization of uterine cavity with the hysteroscope during hysteroscopy. देखिएगा, हिस्टेरोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम यूट्रस का विजुअलाइजेशन करते हैं, यूट्रस को किसी इक्विपमेंट की मदद से देखते हैं। ये इक्विपमेंट जो है हिस्टेरोस्कोप है और ये प्रोसीजर हिस्टेरोस्कोपी है। पॉइंट नंबर 21, एडक्शन मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स द मिडलाइन ऑफ बॉडी। देखिएगा, ये एक पर्सन है और इस पर्सन की ये बॉडी मिडलाइन है। इस पर्सन की एक्सट्रीमिटीज़ की कोई भी मूवमेंट जो इसके बॉडी ऑर्गन्स को इस मिडलाइन की तरफ लेकर आती है एडक्शन के नाम से जानी जाती है। इसके ऑपोजिट ऐसी कोई भी मूवमेंट जिसके द्वारा इस पर्सन के बॉडी पार्ट इस मिडलाइन से दूर की तरफ मूवमेंट करते हैं तो इसे आप एडक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज अवे मूवमेंट, दिस इज क्लोज मूवमेंट, एडक्शन, एबडक्शन। पॉइंट नंबर 22, सर्वाइकल वर्टिब्रे आर द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे। हमारे वर्टिब्रास में से सबसे छोटा सेगमेंट वर्टिब्रेस का सर्वाइकल वर्टिब्रे के नाम से जाना जाता है। और अगर इसके ऑपोजिट आपसे एग्जामिनर पूछे कि लार्जेस्ट वर्टिब्रे कौन से होते हैं तो आप बताएंगे लंबार वर्टिब्रे। स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे में तो सर्वाइकल आ जाएगा और लार्जेस्ट वर्टिब्रे में लंबर वर्टिब्रे आ जाएगा। पॉइंट नंबर 24, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे called atlas and second cervical vertebrae called axis are involved in the movement of head. हमारे नेक वाले एरिया में मौजूद फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे जिसे आप एटलस के नाम से जानते हैं और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे जिसे आप एक्सिस के नाम से जानते हैं, इन दोनों वर्टिब्रास की सहायता से ही हमारी जो गर्दन है, नेक है, उसकी मूवमेंट हो पाती है, अप डाउन, लेफ्ट राइट। पॉइंट नंबर 25, द स्टर्नम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मैन्यूब्रियम,
बॉडी जिफॉइड प्रोसेस। पर्सन के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर जो ब्रेस्ट बोन होती है, जिसे आप स्टर्नम के नाम से जानते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे आप मैन्यूब्रियम के नाम से जानते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे आप बॉडी कहते हैं, और ये नीचे वाला ट्रायंगुलर शेप तीखा हिस्सा है, इसे आप जिफॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सीपीआर देते समय हम इसी जिफॉइड प्रोसेस को एज अ लैंडमार्क यूज करते हुए सीपीआर देते हैं। पॉइंट नंबर 26, द जिफॉइड प्रोसेस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम बोन का आखिरी हिस्सा जिफॉइड प्रोसेस इस बोन का सबसे छोटा पार्ट माना जाता है। पॉइंट नंबर 27, left lung is smaller than right lung. The left lung has 2 lobes and the right lung has 3 lobes. हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड रहता है। एक बार मैं फिर से लंग्स का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिएगा, ये हमारे लंग्स हैं। हमारा जो राइट लंग्स होते हैं उसके अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, बिकॉज जो राइट लंग है वो लेफ्ट की तुलना में बड़ा है। लेकिन जो लेफ्ट लंग होता है वो हार्ट की प्रेजेंस के कारण, हार्ट की मौजूदगी के कारण राइट लंग्स की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, और इसी कारण से इसके अंदर टोटल 2 लोब्स होते हैं। याद रखिएगा, लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब्स होते हैं, जबकि राइट लंग्स जो है उसमें टोटल 3 लोब्स होते हैं। पॉइंट नंबर 28, अ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज द स्मॉलेस्ट functionally independent region of lung and the smallest area of the lung that can be isolated and removed without affecting adjacent region. हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट वह हिस्सा है जिसे आप बिना इसके आसपास मौजूद किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब किए रिमूव कर सकते हैं। It is independent region of lung and smallest area of lung also. Point number 29, efficacy of drug refers to the maximum response of a drug can produce irrespective of its dose. किसी भी ड्रग के द्वारा किसी भी पर्सन में किया गया मैक्सिमम इफेक्ट उस ड्रग की एफिकेसी कहलाती है। पॉइंट नंबर 30, ऑर्फन ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट रेयर मेडिकल कंडीशंस। एग्जाम्पल N-acetylcysteine फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग। हम सभी जानते हैं कि पैरासीटामोल के कारण बहुत ही रेयरली किसी पर्सन के अंदर कोई एडवर्स रिएक्शन होती है। इस एडवर्स टाइप की रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम ऑर्फन ड्रग्स के नाम से जानते हैं। पैरासीटामोल के पॉइजनिंग के केस में ऐसी मेडिसिन के रूप में N-acetylcysteine का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 31, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग। देखिएगा, किसी भी पर्सन को जब कोई मेडिसिन दी जाती है तो उसके ब्लड में उस मेडिसिन की मात्रा एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। अगर इस लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा पर्सन के ब्लड में वो मेडिसिन जाती है तो इससे एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स देखे जाते हैं, और अगर इस लिमिटेड अमाउंट से ब्लड में कम मात्रा में ड्रग पहुंचती है तो इस ड्रग के इफेक्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में, बैलेंस्ड अमाउंट में पेशेंट को ड्रग्स देनी चाहिए
ताकि हम जिस तरह का इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो इफेक्ट भी क्रिएट हो जाए और पर्सन में टॉक्सिसिटी भी ना डेवलप हो। पर्सन की बॉडी में उस ड्रग का कितना लेवल है, इस चीज को हम थेराप्यूटिक इंडेक्स के द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि थेराप्यूटिक इंडेक्स एक मेजरमेंट स्केल है जो कि किसी पर्सन में कोई भी ड्रग कितनी मात्रा में अवेलेबल है इसे बताता है। पॉइंट नंबर 32, कार्बेमाज़ेपाइन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर्स के प्रिवेंशन के लिए हम कार्बेमाज़ेपाइन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस सिचुएशन। पॉइंट नंबर 33, ब्यूप्रोपियोन इज यूज्ड फॉर स्मोकिंग सीजेशन। ब्यूप्रोपियोन जो है स्मोकिंग सीजेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। Thank you so much everyone.